रोटी पर 5% जीएसटी और पराठों पर 18% जीएसटी। ये क्या विवाद है? चलिए जानते हैं आसान भाषा में। मैं अमृत सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में बीइंग चार्टर्ड। दोस्तों, केस कुछ इस कदर है। आईडी फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु स्थित कंपनी है जो रेडीमिक्स साउथ इंडियन आइटम्स बनाती है और बेचती है। आइटम्स क्या है? मेंदू वड़ा, डोसा बैटर, इडली मिक्स, रोटी, पराठे, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंपनी 9 अक्टूबर 2019 को एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग के पास पहुंचती है एक आवेदन के साथ। आवेदन में पूछा जाता है एक प्रश्न। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि क्या हमारे पराठों पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा? एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग एप्लीकेशन को प्रोसेस करती है। एप्लीकेशन में दिए गए सारे पहलू को अच्छे से जांचती है, परखती है, एक्ट में दिए गए प्रावधान के साथ अपना एनालिसिस करती है और अपना आदेश 22 मई 2020 के दिन सुनाती है। आदेश में क्या कहा गया? आदेश में कहा गया कि पराठों पर लगाया जाएगा 18% जीएसटी। फिर क्या होना था? मामला चर्चा में कुछ इस कदर आया कि जब विविध न्यूज़पेपर में इस मामले की खबर छपी, खबर छपते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया और कई तरह तरह के सवाल पूछे जाने लगे। सवाल क्या थे? एक सवाल था कि सरकार को कोई काम नहीं है क्या? देश की हालत क्या है? कोविड-19 के चलते हुए सरकार त्रस्त है और सरकार को रेट बढ़ाने की पड़ी है। जीएसटी के रेट बढ़ाने की क्या जरूरत थी? एक और सवाल पूछा गया, अब रोटी पर भी टैक्स लगेगा क्या? और पराठे भी महंगे होंगे? ये क्या बात है? और किसी एक ने एडवाइस मांगी कि अगर हम रेस्टोरेंट में पराठा खरीदते हैं तो सिर्फ 5% ही जीएसटी देना पड़ेगा। तो क्या रेस्टोरेंट से ही खरीदना बेहतर रहेगा क्या? दोस्तों, चर्चा से संबंधित पूरी जानकारी लेंगे। केस को अच्छे से समझने के लिए हमें दो पहलू को जानना जरूरी है। नंबर 1, एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग है क्या? नंबर 2, भारत का जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, यानी भारत में वस्तुएं या फिर सेवाओं पर जीएसटी का रेट किस कदर लगाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर। तो चलिए मुद्दे को जड़ से समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के चुने जाने के बाद तकरीबन कुछ 52 मंत्रालय काम करते हैं भारत सरकार के अधीन। तो भारत सरकार के चुने जाने के बाद इस 52 मंत्रालयों में मंत्री चुने जाते हैं। जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है अमित शाह, उनमें से एक है वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग काम करता है। राजस्व विभाग का काम क्या है? राजस्व विभाग का काम यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है कि सरकार की तिजोरी में पर्याप्त पैसा यानी रुपया जमा करवाया जाए जिससे देश चल सके और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर आदि में इन्वेस्टमेंट किया जा सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से मैं आपको एक शॉर्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो कर प्राप्त करने का एक बुनियादी नियम है वो मैं आपको समझाता हूं। नियम क्या है? नियम यह है कि कम कमाई करने वाले व्यक्ति से कम कर वसूला जाए और उच्च कमाई करने वाले से यानी ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति से ज्यादा कर कमाया जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ऐसा व्यक्ति जो शायद पॉवर्टी लाइन में जी रहा है, जिसकी इनकम कम है, उससे कम, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ये महिला जो दिहाड़ी मजदूरी करती है उनसे सरकार कम टैक्स वसूलेगी। फिर आता है एक मध्यम वर्गीय क्लास जिससे एक मध्यम रूप में टैक्स वसूला जाएगा। और फिर आता है उच्च वर्गीय वर्ग
जिनसे ज्यादा से ज्यादा कर वसूला जाएगा। इसी तरीके से राजस्व विभाग काम करता है। राजस्व विभाग के तहत गठन किया गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स बोर्ड का, जिसे शॉर्ट में सीबीआईसी कहा जाता है। सीबीआईसी के अंतर्गत एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग का गठन किया गया है। एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग क्या है, इसे हम संक्षिप्त में जानते हैं। सीबीआईसी के द्वारा अदालती मुकदमेबाजी पर बड़े खर्च को रोकने और समय बचाने के लिए एडवांस अथॉरिटी रूलिंग की स्थापना की गई है। कुछ समझ में नहीं आया, समझने के लिए अगली लाइन जानना जरूरी है। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए कि जब भी करदाता और डिपार्टमेंट के बीच में विवाद होता है, विवाद किसी भी तरह का हो सकता है, करदाता कहेगा कि मुझे कर भरने की जरूरत नहीं है आपके ही प्रावधान के अनुसार, जबकि डिपार्टमेंट कहेगा कि आपका कर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेचने या खरीदने पर लगेगा। ऐसे कई विवाद होते हैं। जब ये विवाद होते हैं तब क्रमानुसार कोर्ट में, यानी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़े जाते हैं और कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय पर विवाद का अंत होता है। सीबीआईसी ने क्या किया? सीबीआईसी ने अदालती मुकदमेबाजी पर बड़े खर्च को रोकने के लिए, समय बचाने के लिए एआर की स्थापना की गई। अब क्या होगा? कोई भी करदाता अगर किसी भी विषय या वस्तु पर अग्रिम रूप से, यानी कोई विवाद होने से पहले, जब भी उनके जहन में कोई सवाल उठता है, सवाल क्या हो सकता है? सवाल ये हो सकता है कि क्या हमारी जो वस्तु है हम बेच रहे हैं उस पर कौन से दर से रेट लगाया जाएगा, 5% या 12% या 18%, जिसकी क्लैरिटी एआर द्वारा दी जाती है। तो ये करदाता पहुंच जाते हैं अपने आवेदन के साथ कुछ 5,000 रुपयों के साथ, और साथ में देते हैं वो विषय संबंधित संपूर्ण जानकारी। एआर को बकायदा एक कोर्ट के सारे पावर दिए गए हैं और एआर का निर्णय एप्लीकेंट और डिपर एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग एप्लीकेशन के सभी विषयों पर अपना एनालिसिस करके एक निर्णय सुनाता है, और एआर द्वारा इस दिए गए निर्णय एप्लीकेंट के अलावा किसी और व्यक्ति पर बाध्य नहीं है। चलिए, ये तो जान लिया आपने एडवांस अथॉरिटी ऑफ रूलिंग के बारे में कि वो किसी भी विवाद होने से पहले ही अपना निर्णय सुनाते हैं, जिससे लिटिगेशन एक्सपेंसेस में कमी आए और हमारा काफी समय बच जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत का जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या है? दोस्तों, जो भी आवश्यक, जरूरी या फिर अनिवार्य, यानी एसेंशियल एंड नेसेसिटी वाली जो चीजें हैं या वस्तु हैं या सेवाएं हैं, उन पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 कैटेगरीज हैं। या तो कोई भी कर लगाया नहीं जाएगा या फिर 5% कर लगाया जाएगा। ऐसी वस्तुएं जिस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, देयर विल बी नो टैक्स। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? वो है अंडे, दूध, मक्खन, दही, प्राकृतिक शहद, सब्जियां, आटा, बेसन, यानी जो नेसेसरी है जीने के लिए, लग्जूरियस नहीं है, उन पर कोई जो है टैक्स लगाया नहीं जाता है। जबकि 5% कुछ ऐसी चीजों पे लगाया जाता है जो धीरे धीरे लग्जरी की ओर हमें ले जाती है, जैसे कि फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा, दवाइयां, किशमिश, काजू, पनीर, वो भी ब्रांडेड। गैर जरूरी लेकिन गैर सुखभोगी, यानी नॉन लग्जूरियस, ऐसी सेवाओं पर सामान्यतः 12% या 18% टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, वो नेसेसिटी नहीं है, वो एक तरह की लग्जूरियस भी नहीं है लेकिन नेसेसिटी भी नहीं है। जैसे कि संरक्षित सब्जियां, जैम, सॉस, तत्काल भोजन के मिश्रण, रेडी मिक्स फूड, मेयोनीज, सलाद ड्रेसिंग एक्सेट्रा। और कुछ ऐसी लग्जूरियस आइटम्स होती है जिस पर मैक्सिमम रेट लगाया जाता है, जो है 28% मैक्सिमम रेट। इसके अंतर्गत जैसे कि महंगा सलून हो गया, 5 स्टार होटल्स, या फिर ऐसी प्रोडक्ट्स जिसका सरकार चाहती है कि उसका उपयोग ना किया जाए, जैसे कि पान मसाला या सिगरेट, उन पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। दोस्तों, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता हूं मैं कि
जीएसटी के जो भी कानून हैं उसमें महत्तम 40% जीएसटी वसूला जा सकता है। हालांकि सरकार ने ये टैक्स किसी भी वस्तु या सेवा पर लागू नहीं किया है। दोस्तों, दोनों पहलू एआर समझने और जीएसटी रेट स्ट्रक्चर समझने के बाद मुझे लगता है आपके सवालों का जवाब तैयार है। पहला सवाल, सरकार को कोई काम नहीं है क्या? देश की हालत क्या है? सरकार को रेट बढ़ाने की जरूरत क्या थी? दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय और कई अन्य विभाग कोविड को हराने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और सीबीआईसी के अंतर्गत एआर ने आईडी फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए 9 अक्टूबर 2019 के आवेदन को संसाधित करने के बाद 22 मई 2020 को अपने फैसले की घोषणा की है। वो उनका रूटीन काम है, नहीं कि उन्होंने अपने आप से सुओ मोटो एक रेट जो है वो अनाउंस किया है। और दोस्तों, जानने की बात तो ये है कि ये पर्टिकुलर रेट है वो सिर्फ इसी केस में लागू है और किसी भी अन्य कंपनी या अन्य किसी भी इंसान को ये पर्टिकुलर आदेश जो है वो लागू ही नहीं होता है। और तो और ये निर्णय जो लिया गया है वो स्पष्टीकरण के लिए। ज़्यादातर ये जो दरें मैंने आपको बताई कि जो फ्रोजन आइटम्स हैं उन पर 5% और जो रेडी मिक्स अवेलेबल है उन पर 18%, ये दरें तो 2019 में ही जारी कर दी गई थी। दूसरा सवाल, अब रोटी पर भी टैक्स लगेगा क्या? पराठे भी महंगे होंगे? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि आपके घर में जो बन रही है रोटी उस पर कोई टैक्स नहीं है, राइट? टैक्स है फ्रोजन चपातीस पर या फिर फ्रोजन पराठों पर। सामान्यतः कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ कमा लेता है वही फ्रोजन आइटम्स खरीदने की शक्ति रखता है, नहीं कि आम आदमी। नॉर्मली फ्रोजन आइटम्स हमें या तो मॉल में मिलती है या फिर बिग बास्केट जैसी ऑनलाइन वेब पोर्टल्स पर, और हम इन पर टैक्स देते आ रहे हैं, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। दोस्तों, फ्रोजन फूड पर पहले भी टैक्स था और आज भी टैक्स है। चलिए जानते हैं कि एक सामान्यतः एक फ्रोजन चपाती की कीमत क्या होती है और हम कीमत में जीएसटी का कितना भुगतान करते हैं। दोस्तों, औसतः एक फ्रोजन चपाती की कीमत होती है 8.5 रुपये, 8.33 रुपया, जिसमें से जीएसटी का हिस्सा होता है 30 पैसा। और एक फ्रोजन पराठा मिलता है कुछ 16 रुपये में जीएसटी के साथ, जिसमें से जीएसटी का जो पार्ट है वो होता है 2.45 रुपया, जो मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा नहीं है। इसी के चलते हुए हम आगे एक और क्वेश्चन है जिसको हम लेते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट से पराठा खरीदते हैं तो सिर्फ 5% ही जीएसटी देना पड़ता है, जबकि हम बाहर से खरीदते हैं तो 18%। देखिए, मैंने आपको कीमत बताई फ्रोजन पराठे की जो है 16 रुपये, जबकि हम बाहर अगर खाने जाते हैं तो पराठा कुछ 50 रुपये में मिलता है। तो निर्णय आप लेने के लिए सशक्त है, तो आप ही निर्णय लीजिए कि क्या करना बेहतर है और अपने अपने स्थिति के अनुसार खरीदिए। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक फैक्ट बता देना चाहता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का शेयर 19 दिसंबर 2019 को 1595 था। जो लॉकडाउन जब घोषित हुआ 23 मार्च 2020 के दिन वो लोएस्ट पहुंच गया 1 साल के, और पहुंच गया तकरीबन आधी कीमत पर, जो था 876 रुपये। 15 जून यानी कि एक दिन पहले शेयर की कीमत थी 1615 रुपये, जो था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लाइफ टाइम। रिलायंस ने ड्यूरिंग 1 लाख करोड़ जुटाए हैं। दोस्तों, उन्होंने ये चीज़ पॉसिबल कर ली है। तो आप न्यूज़, सोशल मीडिया वगैरह की नेगेटिविटी से दूर रहिए और अपने काम में बिजी रहिए। ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहे। इसी सुझाव के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। मेरे दोस्तों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आपने मुझे सपोर्ट किया है। संपर्क में रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबाएं, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।